नमस्कार। कल हमने वर्ग की जो अवधारणा है, वर्ग की परिभाषाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करी थी। और आज हम वर्ग विभाजन का जो आधार है भारत में, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वर्ग निर्धारण का आधार, वो भी जानने की कोशिश करेंगे, और वर्ग और वर्ण में जो अंतर है उसको भी देखेंगे। सामाजिक वर्गों की विशेषता के स्पष्टीकरण के उपरांत ये प्रश्न उपस्थित होता है कि वर्ग विभाजन का आधार क्या है, या किस आधार पे किया जाना चाहिए। अलग अलग विचारकों ने इसके ऊपर अलग अलग विचार दिए हैं। मार्क्स के अनुसार वर्ग विभाजन के दो आधार बताए गए हैं, एक पूंजीवादी वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग। मैकाइवर ने भावात्मक विशेषताओं के आधार पर वर्ग विभाजन को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ये केवल पद की भावना ही है जो आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक शक्तियों, जीवन यापन के विशेष ढंगों और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों द्वारा एक वर्ग को दूसरे वर्ग से पृथक करती है और इस प्रकार समाज को एक संस्तरण में बांटती है। मार्टिनडेल और मोनाक्सी व्यक्ति को आय और आर्थिक साधनों पर उसके अधिकार की मात्रा को वर्ग की कसौटी मानते हैं। अर्थात इनके मत में वर्ग निर्माण का आधार भौतिकता है। बिसांज और बिसांज ने अपनी पुस्तक जो है मॉडर्न सोसाइटी, उसमें लिखा है कि सामाजिक वर्ण की कसौटी के लिए संस्कृति के मूल्यों को प्रमुखता देना चाहिए। उनका कहना है कि स्थिति की कसौटियाँ या क्राइटेरिया संस्कृति के मूल्य निश्चित करती हैं। ये कसौटियाँ विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग हो सकती हैं, जैसे अमेरिका में धन है, भारत में जाति है, अलग अलग तरह से हो सकती है। इस प्रकार वर्ग का आधार धन, आय का साधन, व्यवसाय की प्रकृति, निवास स्थान आदि हो सकते हैं, क्योंकि समाज में प्रायः उच्च वर्ग, शासक वर्ग, व्यावसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के व्यक्ति होते हैं। हार्टन और हंट ने भी सामाजिक वर्ग के आधारों को में धन, आय, व्यवसाय, शिक्षा और वर्ग परिस्थिति के प्रति स्वयं की धारणा को प्रमुखता दी है। वार्नर ने वर्ग निर्धारण के 8 आधार बताए हैं। सभी विद्वानों ने धन, परिवार, शिक्षा इत्यादि को महत्व दिया है। अब भारत में वर्ग निर्धारण के आधार क्या हैं? रॉबर्ट बियरस्टेड के आधार पर उपयुक्त सभी विद्वानों ने सार रूप में कहा जा सकता है कि वर्ग विभाजन के 7 आधार हैं, जो सबसे पहला संपत्ति, धन और आय, दूसरा परिवार और नातेदारी, तीसरा निवास की स्थिति, चौथा निवास स्थान की अवधि, पांचवा व्यवसाय की प्रकृति, छठा शिक्षा और सातवां धर्म। पहली जो वो है संपत्ति, धन और आय, ये सबसे महत्वपूर्ण है। धन संपत्ति आय पर ही निर्भर करती है, क्योंकि जैसा कि मार्क्स की मान्यता है, भौतिक वस्तुएं, पूंजी, भूमि इत्यादि निम्न और उच्च वर्ग में विभाजन का आधार है। जिसके पास आय के स्रोत जितने अधिक हैं वो उच्च स्तर के होते हैं और व्यक्ति उतने ही उच्च वर्ग में माना जाता है। लेकिन केवल धन संपत्ति को ही आधार नहीं मान सकते, उसके अन्य आधार भी हैं। दूसरा है परिवार या नातेदारी, किस फैमिली से आप बिलोंग करते हो, या किनशिप जो है वो भी निर्धारित करती है कि आप किस वर्ग में बिलोंग करोगे। परिवार और नातेदारी वर्ग निर्धारण का एक महत्वपूर्ण आधार है। विवाह संबंधों में परिवार और नातेदारी प्रमुख मानी जाती है। जैसे उस उच्च स्तर वाले व्यक्तियों की रिश्तेदारी उच्च स्तर में ही होगी और परिवारों को भी इसी तरह से, इसी दृष्टि से देखा जाता है। तीसरा है निवास की स्थिति या लोकेशन ऑफ रेजिडेंस। कोई व्यक्ति किस स्थान पर रहता है, उसके पड़ोसी किस स्तर के हैं, ये बातें भी व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण करती हैं।
जैसे विकसित कॉलोनी या पॉश कॉलोनीज़ में रहने वाले लोग कच्ची बस्ती में रहने वालों की कंपैरिजन में उच्च स्तर के माने जाते हैं। कच्ची बस्ती में रहने वाले, झुग्गी में रहने वाले लोग निम्न स्तर के माने जाते हैं। चौथा है निवास स्थान की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस। कोई व्यक्ति कितने समय से किस स्थान पर रह रहा है, उसका अतीत क्या है, उसके पूर्वज किस स्थान से के निवासी हैं, ये सब तथ्य भी वर्ग का निर्धारण करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के निवास स्थान पर रहता है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा उस औरों की तुलना में अधिक है। जो नौकरी के लिए नए स्थान पर जाते हैं उनके कंपैरिजन में। पांचवा है व्यवसाय की प्रकृति या नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन। किस प्रकार का व्यवसाय व्यक्ति कर रहा है, व्यवसाय की व्यक्ति भी वर्ग निर्धारण का आधार है। या उदाहरण के तौर पर प्रशासनिक, इंजीनियर, डॉक्टर, राजनीतिज्ञ, प्रोफेसर इत्यादि की समाज में प्रतिष्ठा अधिक है। उनकी तुलना में ठेकेदार, दुकानदार आदि के पास धन होने पर भी सामाजिक वर्ग में इनकी प्रतिष्ठा कम है। इस प्रकार व्यवसाय की प्रकृति वर्ण का निर्धारक है। फिर छठा है शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा, तकनीकी ज्ञान वर्ग निर्धारण का करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षित व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा अशिक्षित व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा से अधिक होती है। फिर सातवां वर्ग निर्धारण का आधार धर्म है। धर्म भी वर्ग निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है। ऋषि मुनि आज भी सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। विशेष रूप से भारत में धार्मिक स्थिति को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ग निर्धारण के आधार पर के उपरांत ये निष्कर्ष निकलता है कि वर्ग का आधार धन, संपत्ति, आय, व्यवसाय, शिक्षा, जीवन स्तर, संस्कृति इत्यादि और एक समान सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति एक वर्ग में आते हैं। ये वर्ग व्यवस्था स्तरीकरण के प्रथम आधार यानी कि जाति के अनेक रूपों में भिन्न है। विशेष रूप से जन्म जाति का महत्वपूर्ण आधार है। इसके अतिरिक्त इसमें और भी विभेद हैं। अब जाति और वर्ग, इसमें अंतर क्या है ये स्पष्ट होना चाहिए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण अंतर बंद होना या खुला होना इस चीज़ पे है। जाति एक बंद वर्ग है। जाति का आधार जन्म है, अतः इसकी सदस्यता जीवन पर्यंत होती है। इसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए जाति को बंद वर्ग कहा गया है। जबकि वर्ग जो है वो एक खुली व्यवस्था है, इसमें खुलापन है। वर्ग का आधार धन, शिक्षा, आय, व्यवसाय इत्यादि है और धन प्राप्ति करके व्यक्ति दूसरे वर्ग में जा सकता है। तो वर्ग में एक खुलापन पाया जाता है। फिर दूसरा आधार जो है जन्म और कर्म का है। जाति जन्म पर आधारित होती है जबकि वर्ग कर्म पर आधारित होता है। जाति जन्म पर आधारित है यानी कि जीवन पर्यंत व्यक्ति एक ही जाति में जिसमें उसका जन्म हुआ है उसका ही सदस्य माना जाता है। जबकि वर्ग जो है वो कर्म पर आधारित होती है। अपने कर्मों से व्यक्ति उच्च वर्ग में जा सकता है या निम्न वर्ग में भी जा सकता है। फिर तीसरा आधार प्रदत्त और अर्जित। जाति जो है वो प्रदत्त आधार पर, प्रदत्त परिस्थिति पर आधारित है, जबकि वर्ग जो है वो अर्जित परिस्थिति पर आधारित है। जाति की सदस्यता प्रदत्त है यानी कि किसी भी व्यक्ति को जाति की सदस्यता बिना प्रयत्न किए स्वतः ही प्राप्त होती है। जबकि वर्ग जो है वो अर्जित सदस्यता मिलती है और निजी प्रयत्नों का फल होता है जिससे कि वो किसी वर्ग का सदस्य बन सकता है। फिर चौथा आधार है व्यवसाय। जाति में व्यवसाय निश्चित होते हैं, निर्धारित होते हैं, जबकि वर्ग में व्यवसाय निश्चित नहीं होते हैं।
जाति में व्यवसाय निश्चित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवसाय पूर्व निर्धारित होता है, जिसे अपनाकर व्यक्ति आजीविका प्राप्त कर सकता है। वर्ग का कोई व्यवसाय नहीं होता। व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता और कौशल के आधार पर कोई भी व्यवसाय अपना सकता है। पांचवा है विवाह। विवाह में जाति जो है, जाति में कुछ नियम हैं जो जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते, जबकि वर्ग में ऐसे कोई नियम नहीं पाए जाते। जाति अंतर्विवाही है, अर्थात प्रत्येक सदस्य को अपनी ही जाति में विवाह करना आवश्यक होता है, जबकि विवाह के लिए वर्ग में स्वतंत्रता होती है। वर्ग में इस प्रकार के कोई नियम नहीं कि विवाह संबंध कहाँ करें। ये अपने से उच्च या मध्यम वर्ग में भी विवाह हो सकती है। फिर खान पान के प्रतिबंध, ये एक महत्वपूर्ण आधार है जो जाति को वर्ग से अलग करता है। जाति में खान पान के प्रतिबंध हैं। प्रत्येक जाति में कुछ नियम होते हैं कि किन किन जातियों के साथ खान पान के संबंध रख सकते हैं और किन के साथ नहीं, जबकि वर्ग में खान पान का कोई प्रतिबंध नहीं होता। वर्ग में कोई प्रतिबंध नहीं है कि किसके साथ खाना खा सकते हैं और किसके साथ नहीं। फिर उच्चता का आधार, ये सातवां जो आधार है, उच्चता और निम्नता का आधार। जाति में उच्चता का आधार सामाजिक है, जबकि वर्ग में आर्थिक है। जाति में ये एक संस्तरण है जो दो जातियों के बीच सामाजिक दूरी को निश्चित करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्रम निश्चित है और ये क्रम उच्च से निम्न की ओर है, जबकि वर्ग में उच्चता और निम्नता का आधार आर्थिक है, यानी कि सभी वर्ग अर्थ के आधार पर उच्च, मध्यम और निम्न हो सकते हैं, किंतु एक वर्ग का महत्व दूसरे वर्ग की तुलना में क्रम में नहीं माना जा सकता। और आखिरी आधार है सदस्यता। जाति की सदस्यता स्थायी होती है। जाति का आधार जन्म है, इसलिए उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है, जबकि वर्ग की सदस्यता परिवर्तनीय है। वर्ग व्यक्ति की योग्यता, क्षमता के अनुरूप परिवर्तित हो सकता है। अब भारत में सामाजिक वर्गों की संरचना, ये इसमें बहुत परिवर्तन आए हैं और इसको जानने के लिए हम आगे प्रयास करेंगे। सभी समाजों में किसी न किसी प्रकार का सामाजिक संस्तरण होता है। भारत में भी सामाजिक संस्तरण के विभिन्न स्वरूप विभिन्न कालों में मिलते हैं। प्राचीन काल में भारत में सामाजिक संस्तरण का रूप वर्ण व्यवस्था थी। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई और संस्तरण का आधार विभिन्न जातियां बन गई। पश्चिमी समाजों में सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभेदीकरण का प्रमुख आधार वर्ग है। भारत में भी औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, नवीन प्रशासन व्यवस्था, व्यापार, जागीरदारी, जमींदारी व्यवस्था के नए नए वर्गों को जन्म दिया। शिक्षा की व्यवस्था ने भी नए वर्गों को जन्म दिया। ये सब परिवर्तन भारत में अंग्रेज़ों के आने के बाद ज़्यादा देखने को मिले। विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार भारत के समाज की संरचना जाति पर आधारित है, लेकिन वर्तमान परिवर्तन के फलस्वरूप भारत के ग्रामीण और नगरीय समाजों का अध्ययन का आधार वर्ग होना चाहिए। अनेक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों में आय, कृषि और गैर कृषि पेशों और वर्ग विभाजन का को चर या आधार माना गया है। भारत में स्तरीकरण का आधार अनेक परिस्थितियों और कारकों को प्रभावित होता रहा है और आर्यों और अनार्यों के जो मिश्रण 600 ईसा पूर्व जो के बाद जो आर्यों और अनार्यों का जो मिश्रण हुआ था, उससे भारत में वर्ग बनने प्रारंभ हुए। इसी काल में लोग कृषि का व्यवसाय ठीक से करने लगे, नगरों का निर्माण हुआ, व्यापार पनपे और नगरों में पेशे के आधार पर गिल्ड व्यवस्था का विकास हुआ।
इससे दस्तकार वर्ग का उदय हुआ। व्यवसाय करने वालों को धन की आवश्यकता पड़ी, उनको सहायता देने के लिए साहूकार समूह ने भी इनका भी एक वर्ग हो गया। इसमें अंग्रेज़ी शासनकाल में परिवर्तन आया, जब विदेशी सरकार ने अनेक नए आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन किए। अंग्रेज़ी सरकार ने नई भूमि नीति को लागू किया। इससे ज़मींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्थाएं आईं। गाँवों में 3 प्रकार के वर्ग बने: ज़मींदार या भूस्वामी, जोतदार और तीसरा कृषि मजदूर। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ग्रामीण समाजों में 2 वर्ग का जन्म हुआ: रैयत भूस्वामी और रैयत कृषक। रैयत भूस्वामी शोषक थे और रैयत कृषक शोषित। बड़े भूस्वामी स्वयं खेती नहीं करते थे, वे अपने खेत दूसरों को लगान पर देते थे, और जोतदार स्वयं खेती करते थे तथा भूस्वामी को निश्चित लगान का भुगतान करते थे। अंग्रेज़ों के शासनकाल में ये व्यवस्था चलती रही। भारत के और विदेशी समाजशास्त्रियों ने भारत की वर्ग व्यवस्था का अध्ययन किया है। इसमें उल्लेखनीय जो समाजशास्त्री हैं वो गाडगिल, मुखर्जी, कोटोव्स्की, थॉर्नर, खुसरो, पीसी जोशी, केएल शर्मा, आंद्रे बेते, ये सब हैं। गाडगिल ने ग्रामीण समाज के दो वर्गों में बांटा है: पहला भूस्वामियों और साहूकारों का, और दूसरा कृषि करने वाले ग्रामीणों का उल्लेख किया है। थॉर्नर ने भी 2 वर्गों की बात करी है: मालिक और साहूकार। कोटोव्स्की ने 5 वर्गों का उल्लेख किया है: बूर्जुआ, दूसरा पूंजीपति भूस्वामी, तीसरा धनी कृषक, चौथा भूमिहीन कृषक और 5वां कृषि मजदूर। राधा कमल मुखर्जी ने 3 वर्गों का उल्लेख किया है: भूमिपति और निरीक्षक किसान पहला, दूसरा आत्मनिर्भर कृषक और तीसरा कृषि मजदूर। पीसी जोशी, केएल शर्मा इत्यादि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार कानूनों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ग्रामों में वर्ग व्यवस्था में जो परिवर्तन आए हैं उसका अध्ययन किया है। पीसी जोशी ने इस बात का अध्ययन किया कि ज़मींदारी उन्मूलन और भू सुधार कानूनों के कृषक वर्ग संरचना पर क्या प्रभाव पड़े। आपने इन परिवर्तनों का उल्लेख किया है। वो कहते हैं सबसे पहला कि परंपरागत और सामंती जोत व्यवस्था तो समाप्त हो गई, लेकिन उसके स्थान पर अधिक शोषणपूर्ण असुरक्षित पत्तेदारी व्यवस्था पैदा हो गई। दूसरी बात वो कहते हैं कि सामंती भूस्वामी व्यवस्था को तो समाप्त हो गई, पर दूसरे स्थान पर नए व्यापारिक भूस्वामियों का प्रादुर्भाव हुआ। वह कृषि को व्यापार समझते हैं और ये लोग कृषि के नवीनतम वैज्ञानिक उपकरणों और साधनों और पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात वो कहते हैं कि इससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। देश के विभिन्न भागों में गरीब कृषक और खेतिहर मजदूरों में संघर्ष होने लग गए। खुसरो ने आंध्र में भू सुधार कानूनों के प्रभावों का अध्ययन किया। आपका कहना है कि कृषि करने वाले वर्ग में कृषकों की संख्या बढ़ी है, साझेदारी में खेती करने वालों की आर्थिक परेशानियों में वृद्धि हुई है। आंद्रे बेते ने तंजौर के श्रीपुरम नामक गांव का अध्ययन किया। उन्होंने कास्ट, क्लास और पावर नामक किताब में ये श्रीपुरम का अध्ययन किया। आपने पाया कि जहां जाति और वर्ग दोनों ही विद्यमान हैं, इनमें संरचनात्मक समन्वय विद्यमान है। वर्ग व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था परस्पर व्यापी है। बेते का मानना है कि यहाँ वर्ग के आधार पर स्पष्ट स्तरीकरण मिलता है। योगेंद्र सिंह ने भी उत्तर प्रदेश के 6 गांवों का अध्ययन किया। आपके अनुसार उच्च जातियाँ शक्तिशाली हैं। केएल शर्मा ने राजस्थान के 6 गांवों में भू सुधार की नीतियों के प्रभावों का अध्ययन किया। शर्मा के अनुसार भूतपूर्व भूस्वामियों की सामाजिक स्थिति नीचे गिरी है। नए बूर्जवा संपन्न कृषकों के वर्ग का उदय हुआ है। उच्च स्तर पर भूतपूर्व भूस्वामी वर्ग है तथा निम्न स्तर पर कृषि मजदूर है।
इनके बीच में अन्य वर्ग व्यापारियों और कृषकों का है। गाँवों में उपयुक्त वर्गों के प्रकार मिलते हैं। शहरों में वर्ग व्यवस्था गाँवों से भिन्न रही है। इन पर अध्ययन विशेष रूप से नहीं हुए हैं। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, मशीनीकरण और प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था से नगरों में नए वर्गों का उदय हुआ है। जो ग्रामीण नगरों में आकर कल कारखानों, औद्योगिक केंद्रों, कार्यालयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों इत्यादि में काम करते हैं, वो हज़ारों लाखों की संख्या में आकर एक नया श्रमिक वर्ग पैदा करते हैं। ये अभी कोविड काल में हमने माइग्रेंट वर्कर की जो समस्याएं हैं उनको बहुत अच्छी तरह से देखा। सरकारी प्रशासन में नौकरशाही प्रशासक वर्ग का उदय हुआ। इसी प्रकार व्यापार में मध्यम वर्ग और उद्योगों में मालिकों से पूंजीपति वर्ग का जन्म हुआ। भारत में अनेक व्यवसाय और सांस्कृतिक समूह हैं। भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है। गाँव के में निवास करने वालों की प्रतिशत आज भी 3/4 है। विभिन्न व्यवसाय और उत्पादन के साधनों और उत्पादन के विभिन्न संबंधों के कारण विभिन्न प्रकार के वर्गों का उदय हुआ है। जाति को और मशीन जाति और भूमि ने जाति को और मशीन ने वर्गों को जन्म दिया है। इस आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि भारत में गांवों और नगरों में वर्ग व्यवस्था भिन्न है। जैसे जैसे भारत में औद्योगिकीकरण, मशीनीकरण, संचार और यातायात के साधनों का विकास हुआ, वैसे वैसे वर्ग संरचना में भी वृद्धि हुई और भारत में जैसे पश्चिमीकरण बढ़ता जाएगा, उसी के साथ साथ यहाँ पश्चिमी समाजों जैसी वर्ग व्यवस्था स्पष्ट होती चली जाएगी। अब कल हम भारतीय गांवों में वर्ग व्यवस्था उसके बारे में अध्ययन करेंगे और नगरों के बारे में वर्ग व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।